मैं एक कुर्मी समाज से हूं और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि कुर्मी समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी अन्य पार्टी में नहीं हुआ है। तमाम और राजनीतिक दल थे, आप उनका भी सहारा ले सकते थे। भारतीय जनता पार्टी और किसान आंदोलन के आड़ में कितनी बड़ी राजनीति हुई। आपको क्या लग रहा है कि कुर्मी समाज का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है या समाजवादी पार्टी की तरफ? माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, जितने भी कार्य हुए हैं कोई एक कार्य ऐसा नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर भाजपा का थामा दामन, बड़े किसान नेता के रूप में बनाई अपनी अलग पहचान। जनता का भी खूब मिला साथ, सपा बरबर से भाजपा का थामा हाथ। किसान यूनियन भानुगुट के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी बने द कैमरा 1999 पर मेहमान, देंगे बेबाक सवालों के जवाब। मुलाकात कीजिए भाजपा का कमल खिलाने निकले किसान नेता आशु चौधरी से। नमस्कार दोस्तों, द कैमरा 1999 पर आज हमारे मेहमान हैं आशु चौधरी जी। आशु चौधरी जी भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी भी हैं और इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। हम आशु चौधरी जी से जानेंगे कि किस प्रकार से एक किसान नेता से एक राजनीति में इनका सक्रिय रूप से पदार्पण हुआ। आशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। एक किसान यूनियन के नेता से भारतीय जनता पार्टी और राजनैतिकता की पराकाष्ठा से आप अब राजनीति में अपना पदार्पण कर चुके हैं। कैसा रहा ये सफर? ठीक रहा। अभी आपने देखा कि दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन के आड़ में कितनी बड़ी राजनीति हुई। तो हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं उनका निराकरण कहाँ से होगा, ये सब हमको जब समझ में आया तो हमने कहा मुख्य धारा से जुड़कर शोषित, वंचित, पिछड़ा और जो गरीब लोग जिनकी आवाज़ हम जिला मुख्यालयों पर उठाते थे, वही आवाज़ अगर हम विधानसभा पर उठाएंगे तो शायद हमारी बात जल्दी सुनी जाएगी और हमको हमारे अधिकार जल्दी मिलेंगे। विधानसभा तक का सफ़र तय करने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया, जबकि अगर देखा जाए तो तमाम और राजनीतिक दल थे, आप उनका भी सहारा ले सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्योंकि मैं कुर्मी समाज से हूँ और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि कुर्मी समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी अन्य पार्टी में नहीं हुआ है। आपने देखा कि हमारे जो पूर्वज हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2014 से पहले कांग्रेस सत्ता में थी, कहीं आपने किसी के मुंह से ऐसे महापुरुष जिन्होंने अखंड भारत की रचना की, सर्व समाज के लिए आवाज़ उठाई और सर्व समाज के लिए समर्पित रहे, उनका कोई नाम तक नहीं जानता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में उनको सम्मान देने का कार्य किया गया। और भारतीय जनता पार्टी में अभी आपने देखा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको संवैधानिक दर्जा मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना मेरा स्वाभाविक था। कुर्सी विधानसभा से आपने काफ़ी प्रयास किया जी। भारतीय जनता पार्टी से आपका लगातार प्रयास रहा कि आप वहाँ से चुनाव लड़ सकें। जी। क्या ऐसे कारण रहे कि भाजपा ने आपकी अनदेखी की और भारतीय जनता पार्टी ने आपको वहाँ से टिकट नहीं दिया? देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था और बहुत सारे लोग वहाँ से टिकट मांग रहे थे। अब उन्होंने जो निर्णय लिया वो शीर्ष नेतृत्व जाने, बाकी हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और हम संकल्पित हैं पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और हम अपना काम करेंगे। पार्टी अपना काम कर रही है, शीर्ष नेतृत्व अपना काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी को किस रूप में देखते हैं आशु चौधरी एक किसान नेता के तौर पे? समाजवादी पार्टी, अगर हम किसान नेता के रूप में बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जो पिछले 2012 से और 17 तक सत्ता में रही, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, जितने भी कार्य हुए हैं कोई एक कार्य ऐसा नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। और उसके बाद 17 से लेकर 22 तक जितने भी कार्य हुए उसमें कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है आज वो कहाँ हैं आप बेहतर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश और के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बेदाग हैं, ईमानदार हैं। ये बहुत बड़ी एक अच्छी छवि है। भारतीय जनता पार्टी ने जनपद बाराबंकी से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगभग वही टिकट रिपीट कर दिए हैं जी। ऐसे में कुर्सी विधानसभा को किस तरह से आप देखते हैं कि वहाँ से किसकी जीत आने वाले भविष्य में सुनिश्चित हो पा रही है? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी ने माननीय राकेश वर्मा जी को, जो विकास पुरुष बेनी प्रसाद वर्मा जी के पुत्र हैं, और दूसरी तरफ साकेंद्र वर्मा जिनके पिताजी आरएसएस
के एक बड़े नेता हैं। दोनों लोग आमने सामने हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने वो विकास विरोध भी कहे जाते हैं। उन्होंने जनपद का नाम पूरे देश में रोशन किया है और जनपद में कई हस्तियां हमारी ऐसी हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक हस्ती हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनके नाम का पूरा फ़ायदा राकेश जी उठाएंगे। लेकिन कुर्सी की अगर बात करें तो कुर्सी विधानसभा से कुर्मी समाज बड़ा कसमकस में है जी। क्यों, किसके साथ जाए? आपको क्या लग रहा है कि कुर्मी समाज का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है या समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है? देखिए, जो जागरूक कुर्मी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो एक विधानसभा तक सीमित रह जाते हैं वो माननीय राकेश जी के साथ में रहेंगे, और जो विधानसभा से उठकर प्रदेश और राष्ट्र को सोचते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। आंकड़े कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, आंकड़े यही दिखा रहे हैं। ऐसे में आपने बताया कि समाजवादी पार्टी में अपराध ऐसे बढ़े, क्यों ये दूरी आ रही है, क्यों ये इतना बड़ा गैप चल रहा है? आप एक दंगे का नाम बता दीजिए, आप एक भ्रष्टाचार का नाम बता दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक आरोप बता दीजिए, और इससे पूर्व की सरकार में कितने आरोप हैं आप बेहतर जानते हैं, देश जानता है, प्रदेश जानता है। और बेरोजगारी की बात रही तो लगभग 2 साल तो हमारे देश प्रदेश में महामारी ने लिए, तो अब इस बेरोजगारी में देश को सुरक्षित करना हर सरकार की प्राथमिकता थी, उसको प्राथमिकता से सरकार ने किया। आज जब देश कोरोना से बाहर आया तो लोगों को रोटी की दिक्कत थी, तो गरीब जनता को राशन देने का कार्य किया। गन्ने का मूल्य जो बकाया था उसको देने का कार्य किया। हमारे उत्तर प्रदेश में जो सीमांत किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो संसाधन विहीन किसान हैं उनको संसाधन देने का कार्य किया, सब्सिडी मुहैया कराई, और देश की अर्थव्यवस्था जो 2 सालों में बिगड़ी उसको भी सही करने में सरकार लगी है। वक्त लगे। बाराबंकी जिला लखनऊ का सबसे करीबी जनपद है जी। बाराबंकी के विकास को किस तरह से देखते हैं और इसकी विकास किस उच्चतम स्तर पर बाराबंकी को होना चाहिए था जो अभी तक नहीं है? जी, बाराबंकी ये दुर्भाग्य रहा। बाराबंकी के जो भी एमएलए यहाँ पर हुए हैं इस मौजूदा सरकार में भी और पूर्व सरकारों में, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, जनपद के और जनपद के लोगों के बारे में नहीं सोचा है। इसीलिए शायद हमें किसान यूनियन से हटकर राजनीति में आने का फैसला भी लिया था कि अपने जनपद को एक नए शिखर तक पहुंचाना है और एक समाज में मैसेज देना है कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या होता है जनता के प्रति। बस यही सब बातें थी, और आप बेहतर समझ रहे हैं कि विकास, हमारे गांव का विकास तब सही होगा जब हमारे गांव का प्रधान ईमानदार होगा और जनप्रतिनिधि ईमानदार होगा, तो हमारी विधानसभा का, और हमारे यहाँ 6 विधानसभाएं हैं। 6 विधानसभाओं में पिछली बार एक ही विधानसभा जो शहर की थी वो भारतीय जनता पार्टी हारी थी, बाकी सारी पर उनकी विजय हुई थी। और चुनाव में तो हार गए। हाँ, उपचुनाव में फिर हार गए वो जैतपुर, क्योंकि जनता के मन में कहीं ना कहीं, किसानों के मन में कहीं ना कहीं, गरीबों के मन में कहीं ना कहीं असमंजस था कुछ बातों को लेकर। लोग उसको जागरूक नहीं कर पाए और सही चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजनाएं गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए चलाई, लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुँच पाई। इसकी जो कमी रही वो हमारे जनपद का प्रशासन, जो प्रशासनिक अमला है, वो सही चीज़ों को सही जगह तक नहीं पहुँचा पाया। अभी हमारे जनपद में प्रभारी मंत्री हुआ करते थे दारा सिंह चौहान, जो आज समाजवादी पार्टी की गोद में बैठे हैं। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया वृक्षारोपण के नाम पर। इसकी आवाज़ सबसे पहले हमने उठाई थी, तो हमें और हमारे संगठन के हमारे साथियों पर मुकदमा भी लिखा गया था। इस बात से बाराबंकी जनपद भी रूबरू है। और आज वही चीज़ें, आज जब इनकी जांच मुख्यमंत्री पटल तक पहुंची और इन्हें डर सताया कि हम जेल जाने वाले हैं और हमारा जो प्रोपेगेंडा है खुल चुका है, तब इन्होंने
वंचित, शोषित और पिछड़ों की बात कहकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके गए और जनपद बाराबंकी के कुर्मी समाज के एक नेता हैं धीरेन्द्र वर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के चेयरमैन है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। क्या किया है धीरेन्द्र वर्मा जिनने जितने सालों चेयरमैन बने रहे? आप बताइए, एक समाज के एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, पूरे बाराबंकी जनपद के एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसकी उन्होंने मदद की हो। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करें तो 5 साल इससे पहले वो बसपा में थे, बसपा के बाद भाजपा में आए। ये कुर्सी प्रिय नेता हैं, ये जनप्रतिनिधि नहीं, ये धन प्रतिनिधि हैं। इनको अपने बेटे की कुर्सी चाहिए थी ऊंचाहार से, तो भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया कि मैं टिकट नहीं दूंगा ऐसे व्यक्ति को जो 10 साल से हार रहा है। तो ये शोषित, वंचित, पिछड़ों की आड़ में पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आए, लेकिन इन्हें भी यहाँ निराशा मिली, टिकट नहीं हुआ इनके बेटे का। यहाँ भी आशु चौधरी को अगर भविष्य में कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए तो शोषित, वंचित, दलित और सर्व समाज के लिए कौन से ऐसे प्रथम कार्य रहेंगे जिनको प्राथमिकता देंगे? ये लोग हमको पहले सोचें, समझें कि हम आज 5 साल से जब हम किसान संगठन के रूप में सबकी सेवा कर रहे थे, सबके लिए कार्य कर रहे थे, तो हमने जिन मुद्दों को उठाया है, हमने शिक्षा के मुद्दों को उठाया है, जैसे 25% फ्री शिक्षा जो मिलती है हर प्राइवेट विद्यालय में, उस पर मैंने आवाज़ उठाई। स्वास्थ्य व्यवस्था पे आवाज़ उठाई। किसानों के लिए जो योजनाएं आती हैं वो धरातल तक पहुँचें, पात्र लोगों तक पहुँचें, उन पर आवाज़ उठाई है। अगर यही चीज़ें मुझे किसी पद मिले ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में हर उन समस्याओं को उठाऊंगा जो जनहित में हैं और जनहित के लिए सही हैं। आशु जी, 6 विधानसभा हैं जनपद बाराबंकी में जी। भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर वही सदस्य फिर से वही जो विधायक थे उन्हीं को रिपीट कर दिया। किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत जनपद बाराबंकी से कितनी अहम होने जा रही है और कितनी सीटों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को बाराबंकी से मिलने जा रहा है? देखिए, जनता जागरूक हो चुकी, जनता को सब पता है, पूरे प्रदेश की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को देखते हैं, तो जो लोग राष्ट्र हित में वोट करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, जो पर्टिकुलर एक विधानसभा को देखते हैं वो प्रत्याशी पर वोट करेंगे। लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, ये 100% सत्य है। और पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता माननीय मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में इस चीज़ को मानेगी कि हाँ, हमने राष्ट्र हित में अपना निर्णय सही लिया है। और कुछ चीज़ें जो सरकार से छूट गई हैं जनता की सेवा करने में, वो आने वाले सरकार बनते ही उन चीज़ों पर, जैसे माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने पिछड़ों, अनुसूचित वर्ग, न जाने कितने मुद्दे उठाए उन्होंने, संसद भवन में उठाए। और अभी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना है, इसको जो संवैधानिक अधिकार दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसकी प्राथमिकता माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने की थी। तो अनुप्रिया पटेल जी कुर्मी समाज से हैं और उनको पार्टी में क्या सम्मान मिला ये सभी लोग जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सब समाज का सम्मान करने वाली पार्टी है, और ऐसी पार्टी जो राष्ट्र को प्राथमिकता पर रखती है, ऐसी पार्टी जो राष्ट्र के हर समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो देश का जो हमारा समाज है, सर्व समाज है, वो राष्ट्र प्रेमी है और राष्ट्र को प्राथमिकता पर रखता है, और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। एक किसान नेता के तौर पर विपक्ष के द्वारा महंगाई पर लगातार बात की जा रही है, और एक किसान नेता के तौर पर आप जो महंगाई चल रही है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, महंगाई क्यों आई? चूँकि 2 साल हमारे देश की पूरी व्यवस्थाएं सब बंद रही, तो अगर हमारे घर हो, परिवार हो या जनपद हो, 2 साल की व्यवस्थाएं बंद हो जाएंगी तो चीज़ें समस्या करेंगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये महंगाई आगामी विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन रही है और जनता इससे कहीं ना कहीं परेशान है, तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? हाँ, महंगाई हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए देश की जो गरीब जनता है उसके लिए आपने देखा कितनी
राशन मुहैया करा रहे हैं, बिजली का बिल हाफ कर दिया है, किसानों के लिए जो अभी 1 से 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी करने जा रहे हैं। यानी कितनी योजनाएं ला रहे हैं जो इन फ्यूचर जो आज हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी की मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, ये अभी आने वाले दिनों में साफ साफ दिखेगा कि वो बेरोजगारी से हट के आज हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। राकेश टिकैत साहब जी अभी केंद्र से संतुष्ट नहीं है जी और फिर एक बार अल्टीमेटम दिया गया है कि आने वाले भविष्य में एक बार फिर से विशाल धरना हो सकता जी। है। तो भानु का क्या रुख रहेगा, भानु गुट का क्या रुख रहेगा? क्यों संतुष्ट क्यों नहीं राकेश टिकैत जी? इस बात पर गौर किया आपने? 13 महीना आंदोलन राकेश टिकैत जी ने किया और 13 महीने में क्या रहा ये देश जानता है। आज हमारे देश का किसान असमंजस में है कि सही क्या है गलत क्या है। किसान को डिस्टर्ब कर दिया है पूर्ण रूप से किसान नेताओं ने। किसका फ़ायदा हुआ है आप बताइए? मौजूदा आज देखिए जो बिल लेकर सरकार आई थी, उस बिल में मैं मानता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट थे जो इन फ्यूचर किसानों का नुकसान हो सकता था, उस पर बैठ के संशोधन करते और मौजूदा जो हालात थे किसानों के उनके लिए उस पर मांग करते सरकार से। देखिए सरकार से लड़ के आप जो है किसी का हित नहीं करा सकते। सरकार को आंदोलन धरना प्रदर्शन ये संवैधानिक अधिकार है, सब कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय आप देख रहे थे जितनी विपक्ष की पार्टियां थी तब अपने घरों में बैठी थी, ट्यूटर खेल रही थी। आज 4.5 साल हर पार्टी मौन व्रत रख के मौन तोड़कर आज रोड पर जो है और मुद्दों की बात कर रहे हैं। बिजली फ्री करेंगे, खाना फ्री करेंगे, दाल फ्री करेंगे, न जाने कितनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। लेकिन उस समय देखिए एक अच्छी सरकार तब चलती जब विपक्ष मजबूत होता है। तो विपक्ष का कार्य किसने किया? किसानों ने किया ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैं तब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रभावित हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी कि किसानों, मैं तो आपको समझा नहीं पाया किसान भाइयों, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, बिल वापस ले लिए। ये बड़ी बात है। तो आशु चौधरी जो भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं, इनका क्या आकलन है कि अब एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में और खासकर बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आने जा रही हैं? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रमुख मुद्दा रखा था किसान आयोग का गठन किया जाए, शीर्ष नेतृत्व से बात हो गई है। सरकार बनते ही किसान आयोग जो अभी उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग के नाम से एक आयोग बन चुका है, इसको मर्ज करके किसान आयोग का गठन होगा। किसान आयोग में जो हमारे उत्पाद की कीमत है इसको लागत मूल्य के आधार पर किसान बताएगा कि क्या हमारी लागत है, उसके हिसाब से डोला हमको एमएसपी मिलनी चाहिए। और जैसे किसानों को क्या चाहिए, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि किसानों को हमारे खेतों तक पानी और हमारे गांव तक सड़कें बन जाएं तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। उसी विचारधारा पर किसान आयोग, जैसे मैं किसान हूं और मैंने धान बोया, 1 बीघे धान में कितनी लागत लगी है किसान को पता है। तो जब उस आयोग में किसान सदस्य होंगे, अध्यक्ष किसान होगा, तो सरकार के सामंजस्य से एमएसपी का और अन्य मुद्दों का निस्तारण होगा। तो किसान आयोग सबसे प्रमुख हमारी मांग थी जिसको सरकार ने संज्ञान में लिया है। बिजली का बिल का मुद्दा था जो लगातार बढ़ रहा था, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया। किसान जो आज परेशान है वो कर्ज पर भी सरकार ने, से भी किसान परेशान है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, आप एक बात पे गौर करिए, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है जानवर खेतों में ज़्यादा आ गए हैं। आपने देखा होगा क्यों आ गए? तो इससे पहले वो जानवर बूचड़खानों में हुआ करते थे ना। मौजूदा सरकार ने गौशाला बनाने का काम किया। अब मुख्यमंत्री जी गाय पकड़ के बछड़ा पकड़ के गौशाला में नहीं बंद करेंगे ना। ये प्रशासनिक अमला जो है, जो जिले का प्रत्येक जनपद का जो प्रशासनिक अमला है, इसने तानाशाही की है। ये सरकार के नॉलेज में है और सरकार उस पर एक्शन भी ले रही। सरकार की जितनी भी, चाहे वो गौशाला हो या पेंशन हो, न जाने कितनी योजनाएं जो धरातल तक नहीं पहुंची। गौशाला आपको बता दें, ब्लॉक और एसडीएम को भी कहा गया था कि इसमें जो है जानवर पकड़ा के गौशाला में बंद कराया जाए। उनके खाने पीने के लिए गौ मित्र बनाए गए, 9,000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है। न जाने कितनी योजनाएं बनाई गई। अब आप बताइए, आपका कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि
मुख्यमंत्री स्तर से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण धरातल पर ये योजनाएं नहीं आ पा रही। उसकी कमियां बहुत बड़ी रहीं जो हमारे जनपदों के जनप्रतिनिधि हैं, तो इनकी भी लापरवाही रही कि योजनाओं, चूँकि इनका कर्तव्य है कि हमारे सरकार की, चूँकि जनप्रतिनिधि सरकार के होते हैं, सरकार नहीं जनप्रतिनिधि जनता के होते हैं और सरकार से जुड़े होते हैं, सरकार की योजनाओं को अपनी विधानसभा में जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, यही इनका कार्य होता है मुख्य। लेकिन ये उससे हटके कुछ अलग करते हैं। आज वही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना कोई आ जाए, मैं तो कहता हूं अगर आपने जनता के लिए कार्य किया है तो कोई आपके सामने लड़ने आ जाए, आप अपने कर्मों पे लड़ोगे ना। आपने क्या कर्म किए ये जनता जानती है। क्या आकलन है आशु चौधरी का कि उत्तर प्रदेश में और बाराबंकी में भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, बाराबंकी की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 10 मार्च को आप पूरा प्रदेश और देश देखेगा। रही बात बाराबंकी की, तो बाराबंकी के कुछ जनप्रतिनिधियों ने जो कार्य किए हैं उनको जनता जो है इग्नोर कर रही है और वो लगातार जनता से माफ़ी भी मांग रहे हैं। बाराबंकी को लेकर आशु चौधरी जी संशय में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही, इस पर वह पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और आशु चौधरी जी ने पूरी तरीके से बात बताई कि किस प्रकार से एक किसान नेता के होते हुए अब वह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। और उनका एक बहुत बड़ा आरोप भी है उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कि उत्तर प्रदेश में खासकर मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, धरातल स्तर पर वहां के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के कारण आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।